हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में खबरों की सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हाथरस कांड में पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। जी हां, ये वीडियो क्राइम सीन का बताया जा रहा है और इसमें जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, पुलिस इसे हाथरस कांड में एक बड़ा सबूत मान रही है और सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर रही है। हाथरस कांड में एक और नया खुलासा। हाथरस कांड में सामने आया नया वीडियो। गैंगरेप की वारदात वाले दिन का है यह वीडियो। क्या क्राइम सीन का यह वीडियो बना बड़ा सबूत? आज हम इस वीडियो का पूरा ऑपरेशन करेंगे। हाथरस कांड में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। दंगों की साजिश से लेकर पीएफआई का कनेक्शन, विदेशी फंडिंग से लेकर पीड़िता के परिवार और आरोपी के बीच किए गए फोन कॉल की डिटेल। लेकिन सवाल यही है कि कहीं इन खुलासों और साजिशों की आड़ में पीड़िता को मिलने वाले इंसाफ पर आघात ना पहुंचे। और अब इस कड़ी में पुलिस ने हाथरस कांड में क्राइम सीन का एक वीडियो जारी किया है, जिसे खुद पुलिस वालों ने रिकॉर्ड किया था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्राइम सीन से क्या क्या मिला है। क्राइम सीन के वीडियो में 4 हंसियां दिख रही हैं। वीडियो में एक चप्पल और दूसरा सामान भी है। 14 सितंबर यानी वारदात के दिन का यह वीडियो है। पुलिस की माने तो यह वीडियो 14 सितंबर को घटना के ठीक बाद शूट किया गया और खेत में जिस तरह से सामान फैला हुआ है वो साबित करता है कि घटना के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे। अब आपको बता दें कि 14 सितंबर को ही पीड़िता के घर से कुछ दूरी पर खेत के इलाके में गैंगरेप की वारदात हुई थी। यूपी पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि जब यह घटना हुई तो पीड़िता की मां कुछ ही दूरी पर थी, ऐसे में उसके पास तक आवाज पहुंच सकती थी। जब मेरी लड़की को होश है जब तो बोलोगी ऐसे कैसे किसी के नाम लिखवा दूंगी मैं, है? सही बात है। जब मेरी लड़की की जीभ कटी हुई थी, एकदम खून में पूरी जीभ हो रही थी, बेटा मैंने क्या हुआ तेरे साथ, वो हाथ हला रही थी जो करके उसकी जीभ ही नहीं उठी तो क्या बोलती वो, और आवाज नहीं निकल पा रही थी, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही उसकी लड़की की। और गर्दन की ये हड्डी ये टूटी हुई थी, एक बिल्कुल ऐसी है बिल्कुल जैसे पोलियो मर जाता कमर से जाता था, बिल्कुल बेकार ऐसे टोटे से हाथ हो गए वाके, बिल्कुल काम नहीं कर रहे। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद यूपी पुलिस का कहना है कि सबूतों के तौर पर इसे सीबीआई को सौंपा जाएगा ताकि घटना के बाद की स्थिति की जानकारी जांच एजेंसी को मिल सके। पुलिस के मुताबिक जब घटना हुई तो उसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस पहली बार घटना स्थल पर पहुंची थी तो उस वक्त ही ये वीडियो शूट किया गया था। हाथरस केस में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें यह पता चला है कि 14 सितंबर जिस दिन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था, उस दिन इस वीडियो को शूट पुलिस ने किया था और ये वही जगह है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ जो वीडियो मिला है उसमें पता चला है कि 4 हंसिया और चप्पल, इसके अलावा कई सामान मिले हैं, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि यहाँ पर कई लोग मौजूद थे वारदात के समय। जानकारी यह है कि पुलिस ने इस वीडियो को अपने पास सबूत के तौर पर रखा हुआ है और इसका इस्तेमाल सीबीआई की जांच में किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि 14 सितंबर को हाथरस कांड हुआ था, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब सवाल यह है कि पुलिस 20 सेकंड के इस वीडियो को जारी करके क्या साबित करना चाहती है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, हाथरस आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश में शामिल पीएफआई को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। जी हां, संकेत मिले हैं कि पीएफआई की तरफ से भीम आर्मी को भी फंडिंग हुई है। इसके साथ ही इस मामले में एक खनन माफिया का नाम भी सामने आ रहा है। कुछ बैंक ट्रांजैक्शन की जांच से एजेंसियों को कई सुराग हाथ लगे हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, और क्या कुछ जानकारी?
देखिए श्वेता, जो जानकारी हमें सरकारी तंत्र के द्वारा या फिर सरकारी एजेंसियों से मिल रही है वो चौंकाने वाले हैं। ये बात सामने निकल करके आई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े खनन माफिया, जिनका कि राजनीतिक दल से भी संबंध रहा है, उनकी तरफ से फंडिंग हुई है। साथ साथ भीम आर्मी से भी इन लोगों के संबंध की बात आ रही है सामने, और ये बातें सरकार की जो एजेंसियां हैं वो बता रही हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो पत्रकार उन 4 लोगों में शामिल था, वो पहले भी जो NTCAA प्रोटेस्ट रहा है उसका मास्टरमाइंड नहीं कह सकते, उसके संचालन में उसकी बड़ी भूमिका रही है, और साथ साथ PFI की मैगजीन को भी वो एडिट करता रहा है। तो ये तमाम जो बातें निकल करके आई हैं सरकार की एजेंसियों की तरफ से, ये इनपुट्स आए हैं, और निश्चित तौर पर ये जो पूरा का पूरा मामला निकल करके सामने आया है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे अपने सरकार के प्रति बड़ा षड्यंत्र करार दिया था, और उसके बाद से तमाम ये गिरफ्तारियां हुई हैं और उनकी जो पूछताछ हुई है, उसकी जो जांच हो रही है, उसमें ये तमाम चीजें निकल करके आ रही हैं। अभिषेक, बिल्कुल, लेकिन ये जो पूरा मामला अब नया निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों को भी फंडिंग की गई थी, बाकायदा एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, बेहद गंभीर ये मामला है, क्योंकि ऐसे में किसी पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि वहां के लोग भी, गांव के लोग बार बार कह रहे थे कि वो नहीं चाहते कि राजनीतिक दलों का दौरा हो, उसके बावजूद यहां पर लोग आके खड़े थे और कह रहे थे कि हम आखिरी तक लड़ाई करेंगे। बिल्कुल, गांव वालों की या उस इलाके के लोगों की अगर की जो बात है वो तो ग्राउंड की बात है, लेकिन जो इस पूरे मामले में तकरीबन 10 दिन गुजरने के बाद अब जबकि जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, तो ये नए जो तथ्य हैं, ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो 4 लोग पकड़े गए थे मथुरा के टोल प्लाजा से, वो सरकार के मुताबिक एक बड़ी कार्रवाई थी, और उससे जो पूछताछ हो रही है उससे कई खुलासे सामने आ रहे हैं। जैसे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी एक बड़े नेता की ही बात की जा रही है जिसने फंडिंग की है, साथ साथ जो NTCAA के दौरान हिंसा हुई थी उसमें भी जो फंडिंग हुई थी, वैसे लोग इसके पीछे हैं। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में बाकायदा मीडिया को बताया था कि ऐसे लोग जिन्होंने हिंसा फैलाई थी, ऐसे लोग का नाम इसमें भी सामने आ रहा है कि वो लोग इसके पीछे हैं, और वो लोग ही गड़बड़ियों को अंजाम देना चाहते हैं। आगे भी आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस बीच आपको बता दें कि PFI से भीम आर्मी को फंडिंग होना, मॉरिशस से फंडिंग होना, एक बड़े षड्यंत्र की बात। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी को जलाने की साजिश में कौन कौन शामिल? PFI भीम आर्मी के बीच साजिश का कनेक्शन क्या? दंगों के लिए भीम आर्मी को PFI ने की फंडिंग। बैंक खातों की जांच किस किस तक पहुंचेगी आज? हाथरस के बहाने यूपी को जलाने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जांच एजेंसियों ने साजिश की सुपारी देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यूपी की शांति को भंग करने की साजिश में PFI का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने PFI के मुखपत्र के संपादक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संपादक शाहीन बाग के PFI दफ्तर का सचिव भी था। पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है ताकि पूछताछ के बाद जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इस बीच हिंसा फैलाने के इस खेल में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में PFI और भीम आर्मी की मिली भगत भी सामने आई है। दंगों की साजिश के लिए विदेशी फंडिंग के खुलासे के बाद पुलिस ने कई बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की है। जांच में संकेत मिले हैं कि PFI ने भीम आर्मी को भी दंगे फैलाने के लिए फंडिंग की। हालांकि जांच एजेंसियां अभी कुछ और बैंक ट्रांजैक्शन खंगालने में जुटी हैं, जिससे साजिश के इस गठजोड़ से पूरी तरह से पर्दा उठ सके।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए पत्रकार के एक बैंक अकाउंट से भारी ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाकी बैंक अकाउंट्स की तलाश भी की जा रही है। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। इतना ही नहीं, साजिश के तार कहां-कहां तक फैले हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी यूपी के एक खनन माफिया के भी इस मामले में फंडिंग के सुराग सामने आ रहे हैं। उसका नाम चीनी मिल घोटाले में भी शामिल है। हाथरस में हिंसा होती तो पश्चिमी यूपी फिर पूरा यूपी चपेट में आता। इंसाफ की आड़ में कितना खतरनाक खेल रचा जा रहा है, सीएम योगी भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करें। इस बीच पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पीएफआई की तरफ से सफाई सामने आई है। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. पीएफआई की सफाई चाहे जो हो, लेकिन बार बार हिंसा के मामले में उसका नाम सामने आने के बाद शक गहराता जा रहा है। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। आने वाले दिनों में इस केस को लेकर नए खुलासे होने की उम्मीद है। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हिंदुस्तान के दिग्गज दलित नेता और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। उनका 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये दुखद खबर दी। कल सुबह 10 बजे पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस वक्त बिहार में चुनाव हो रहा है, उस वक्त बिहार की राजनीति का एक बड़ा सितारा गुम हो गया। हिंदुस्तान की दलित राजनीति को नया व्याकरण देने वाले दलित नेता रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है, दिल को गहरी चोट पहुंचाती है। देश ने एक गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का और किसान का, दलितों का एक बहुत बड़ा नेता खो दिया। पासवान जी का निधन एक बेहद ही दुखद समाचार है। वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। बिहार की राजनीति की त्रिमूर्ति में एक मूर्ति पासवान थे। पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति जिन 3 चेहरों की धुरी पर नाचती रही, उनमें से एक चेहरा रामविलास पासवान थे। लालू और नीतीश के साथ बिहार में समाजवाद की युवा तिकड़ी का एक इक्का बिखर गया। पासवान चले गए हमेशा हमेशा के लिए। और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही उनको देखते रहे हैं। एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का रहा है। राजनीति भले ही अलग मायने हैं, लेकिन एक परिवार के संबंध में, परिवार के रूप में हम लोग सब लोग जो है रहे हैं। पासवान के लिए राजनीति का सफर एक खुरदुरा सफर रहा।
जमीन पर संघर्ष करके अपने लिए जगह बनाने वाले नेता थे। अपने इरादों के पत्थर को सियासत के आसमान में ऐसा उछाला कि उसमें सुराख कर दिया, ऐसा सुराख जो दलितों के लिए राजनीति के आंगन का दरवाजा खोल दे। तभी तो बिहार में जगजीवन राम के बाद दलित चेहरे के रूप में कोई चेहरा चमकता रहा तो वो रामविलास पासवान थे। पासवान के न रहने की टीस जो उनके चाहने वालों के दिलो दिमाग में अरसे तक बैठी रहेगी। जिस वक्त देश में कांग्रेस की हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था, उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल जैसे नेताओं के साथ समाजवाद की अलख जगाने निकले थे रामविलास। 51 साल पहले मात्र 23 साल की उम्र में विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। मंजिलें उनके कदमों के पीछे पीछे भागती रहीं। 1977 में हाजीपुर से जब पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए तो रिकॉर्ड वोट से उस जीत के रिकॉर्ड को 12 साल बाद खुद पासवान ने ही तोड़ा, जब 1989 में वो हाजीपुर से ही चुनाव जीते थे। और तब वोट ही नहीं पाया था, दलित नेता के रूप में ऐसे उभरे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 43 साल के रामविलास पासवान को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया। पासवान ने उस दौर में राजनीति शुरू की थी जब दलितों के लिए न समाज में जगह थी न राजनीति में। वो दया के पात्र माने जाते थे। रामविलास ने उस दया को ईर्ष्या में बदल दिया। उसके बाद तो उन्होंने पलट कर नहीं देखा। पिछले 31 साल से हिंदुस्तान की सत्ता बदलती रही, लेकिन सत्ता की एक धुरी रामविलास बनते रहे। सबसे पहले 1989 में वीपी सिंह की सरकार में श्रम और कल्याण मंत्री बने थे। उसके बाद 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार में रेल मंत्री और लोकसभा के नेता बने। 1997 में आईके गुजराल की सरकार बनी तो फिर से रेल मंत्री बने। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संचार मंत्री बने। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में खाद्य मंत्री बने और 2014 में मोदी सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। भाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया पार्लियामेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर भी सफल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। उनकी काबिलियत का लोहा हर प्रधानमंत्री ने माना। उनकी शख्सियत को सलामी हर हिंदुस्तानी ने दी। संयोग देखिए कि जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रामविलास पासवान अपना आदर्श मानते थे, उनकी ही 41वीं पुण्यतिथि पर पासवान ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रामविलास पासवान के अचानक निधन की खबर से हर कोई स्तब्ध है। सरकार ने अपना एक वरिष्ठ मंत्री खो दिया तो विपक्ष ने अपना एक दोस्त। क्षति अपूर्णीय है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मेरी निजी हानि है। बिहार के सियासी नेताओं को ऐसा लग रहा है मानो कि उनका अभिभावक हमेशा के लिए दूर चला गया। मैं पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। 74 साल की उम्र में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसा कद्दावर नेता जिसने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। सियासत में हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, लेकिन रामविलास पासवान का व्यक्तित्व इसकी सीमाओं के बंधन को नहीं मानता था। सरकार के साथ साथ विपक्ष में भी उनके मित्रों की कमी नहीं थी। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन सांसों के डोर की ताकत अब जिंदगी को आगे तक नहीं थाम पाई। रामविलास पासवान के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी रामविलास पासवान के निधन से स्तब्ध हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, मेरा दुख शब्दों से परे है। देश में आई इस कमी को भरना नामुमकिन है। मैंने अपना एक मित्र खो दिया है और ये मेरी एक निजी क्षति है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में अपना एक सहयोगी खो दिया है
सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि हर कोई रामविलास पासवान के निधन को स्वीकार नहीं कर पा रहा। माननीय रामविलास पासवान जी देश की एक मूर्धन्य नेतृत्व के हिस्सा थे। ये विश्वास लायक खबर नहीं है, रामविलास जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है। एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में है, आरजेडी से कांटे की टक्कर है। लेकिन जब रामविलास पासवान के निधन की खबर आई तो विपक्षी नेताओं की आंखें भी नम हो गईं। देखिए, हम लोग का घरेलू संबंध था, आना जाना भी रहता था, हर चीज़ में दुख में समाचार लेना पूछना, और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे। उनके चले जाने से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। रामविलास पासवान सदा के लिए दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी सियासी विरासत की चमक और विरोधियों को अपना बनाने की ललक हमेशा याद की जाएगी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।